किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हम पहुंचे ताज नगरी आगरा के ग्राम गहरा कला और इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर तमाम किसान मौजूद हैं और विशेषज्ञ भी हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं शिवम प्रताप, विशेषज्ञ कृषि प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्र, राजा बलवंत सिंह कॉलेज, आगरा। मैं डॉक्टर संदीप सिंह, मृदा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, आगरा। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र, राजा बलवंत सिंह कॉलेज, आगरा। मैं धर्मेंद्र सिंह, विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र, राजा बलवंत सिंह कॉलेज, आगरा। और इतने सारे किसान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, किसान प्रश्न मंच पर मौजूद हैं। अपना भी जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए। और लगातार जिस तरह से किसान प्रश्न मंच चर्चा करता है हमारे किसानों के साथ, उनकी जानकारी परखने की कोशिश करता है, तो इसी सिलसिले में आज हम ताज नगरी आगरा में पहुंचे हैं और आपसे चर्चा करेंगे, आपसे समझेंगे आपको कितनी जानकारी है खेती किसानी की, हमारे किसान कैसे उन्नत खेती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है इस मंच पर सरसों की उन्नत खेती है, तो सरसों की उन्नत खेती के बारे में आपसे जानेंगे, आपसे समझेंगे कि कितनी जानकारी आपको है। यह समझने के लिए आपके सामने प्रश्न रखेंगे, उत्तर आप देंगे और अगर उत्तर सही देंगे तो हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसने सही उत्तर दिया है, उसके बाद उसको किसान कब से नवाजा जाएगा। तो इसलिए बिना देरी किए आपके सामने प्रश्न रखते हैं, आपसे जानते हैं कि आपको है कितनी जानकारी। तो सबसे पहले प्रश्न है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है यह आपको बताना है। आप अपनी सीट पर बैठे बैठे हाथ उठा सकते हैं, अपनी सीट पर ही बैठ जाइए और हाथ उठाइए। हम आपसे जानेंगे, आपसे समझेंगे एक एक करके। आइए जरा आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? गुलाल सिंह। कहां से हैं? गहरा कला से। किसान हैं आप? किसान है सर। क्या उत्तर है इसका? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भरतपुर, जिला राजस्थान। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, आप भी बताना चाहते हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? श्री चंद्र ओझा। ओझा जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? ये पूछा है नहीं, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर में है। हाँ। बैठिए। तो देखिए, इतने सारे किसान जो बताना चाह रहे हैं, हाथ और लोगों ने भी उठाया था, तो खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। हाँ रामवीर जी बताइए, क्या करते हैं रामवीर जी? खेती। क्या खेती करते हैं? ये जो खेती होती है, खेतों में सभी फसल होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सेवर भरतपुर राजस्थान में। सेवर भरतपुर राजस्थान में। बैठिए। और भी लोग हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आइए जरा, क्या नाम है आपका? जी श्रीमान, मेरा नाम अचल सिंह है। जो रामवीर सिंह ने जवाब दिया सत्य है और सेवर भरतपुर में ही है। अच्छा, सेवर भरतपुर में ही है। चलिए बैठिए। तो देखिए, तमाम लोगों ने हाथ उठाया है, और भी लोग बताना चाहते हैं, तो और भी लोगों से जान लेते हैं जिन्होंने हाथ उठाया था। खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? जयपाल सिंह। हाँ बताइए जयपाल जी। भरतपुर में, सेवर पर, राजस्थान। ठीक है, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। आइए जरा, मन में है आपके, तो जान लेते हैं आपके मन की बात भी। हाँ जी, मैं प्रहलाद बोल रहा हूँ। और सर जी, भरतपुर राजस्थान सेवर पे है अनुसंधान केंद्र बीज का। आप अच्छे बीज प्रयोग ला सकते हैं। इतने सारे लोग एक साथ एक ही जवाब, लेकिन अब हमारे विशेषज्ञों के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और अग्नि परीक्षा यहां हो सकती है कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। मैं जयपाल सिंह, सरसों कृषि अनुसंधान केंद्र, DMIMR, सेवर भरतपुर में। पूरी जानकारी देके पूरा कब पाना चाह रहे हैं? चलिए बैठिए। तो ठीक है, और भी कोई बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकता है। सबके मन की बात हम पहुंचाएंगे विशेषज्ञों तक और विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब, और साथ ही उनको किसान कब से नवाजा जाएगा और वो ये बताएंगे कि कहां पर स्थित है ये संस्थान आप लोगों को। देखिए, सभी ने सही बताया है। जो सरसों अनुसंधान केंद्र है हमारा, वो सेवर भरतपुर में, लेकिन उसका जो सही नाम है वो किसी ने नहीं बताया, वो बताया जयपाल सिंह ने।
और इसलिए जो है कप जो है जयपाल सिंह को दिया जाए। आइए जयपाल, जोरदार तालियां जयपाल के लिए बजाइए। जयपाल ने पूरी जानकारी दी और पूरा कप इन्हें मिल गया है। देखिए, आइए जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। तो लगातार प्रश्न उत्तर हम इस मंच पर आपसे कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए दूसरा प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, आपसे समझते हैं कि दूसरे प्रश्न की कितनी जानकारी आपको है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, बुआई के समय कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? सरसों की बुआई के समय कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। और हाथ देखिए उठने लगे हैं हमारे किसानों के, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या जानकारी। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले अपना। रामवीर सिंह। हाँ रामवीर जी बताइए। सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP। SSP से, चलिए बैठिए। तो देखिए रामवीर सिंह बता रहे हैं, आइए आप भी बताना चाह रहे हैं, आपसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? श्री चंद ओझा। श्री चंद ओझा जी बताइए। देखिए, इसमें सल्फर की मात्रा से तेल अधिक होता है। तो अमोनियम सल्फेट है, SSP है, अमोनियम सल्फेट है, SSP है। बैठिए, आप भी बताना चाह रहे हैं, आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से बताइए क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। SSP खाद सबसे उत्तम है DAP की अपेक्षा लायक बुआई के लिए। ठीक है, देखिए और भी किसान हैं जो यहाँ से बताना चाह रहे थे, आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से हाथ खड़े करिए। नाम बताइए पहले अपना। पुष्कर सिंह। पुष्कर सिंह बताइए। सरसों की जो बुवाई के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है वो DAP, SSP और सल्फर का भी प्रयोग करते हैं किसान, जिससे कि जिसकी उत्पादन क्षमता बढ़े और किसान को अच्छी पैदावार मिले। ठीक है, पुष्कर सिंह जी ने भी बताया, ये किसान हैं और भी किसान हाथ उठा रहे हैं जो बताना चाहते हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं उनके पास क्या जानकारी है। देखिए एक युवा किसान हैं जो बताना चाहते हैं, आइए जरा। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णवीर सिंह है और सरसों की फसल के लिए हमें निम्नलिखित पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो ज़मीन से हमें, जैसे कि किसी फसल के लिए 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट, सल्फर और जिंक, पोटास उचित मात्रा में लगा के फसलों के अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, बैठिए। और भी कोई किसान बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है कि क्या है उनको जानकारी। और देखिए लगातार और भी किसानों ने हाथ उठाए थे, आपने भी हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए। श्रीमान, मेरा नाम अचल सिंह है। अचल सिंह जी बताइए। तो जो सल्फर डालते हैं हम, आजकल लैब चल गया है, तो लैब की मात्रा सल्फर से अधिक मिल जाती है, जिसकी किसान अब पैसा अधिक ले लेता है। और किसान DAP वगैरह डालते हैं, उससे बेहतर है कि हम देसी खाद डालें, तब भी लैब अच्छा आएगा। ठीक है, अचल सिंह जी बैठिए। तो देखिए अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, विशेषज्ञों से जानते हैं किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, साथ ही बुआई के समय क्या डालना चाहिए, कौन सा उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हमारे विशेषज्ञ हमारे किसानों को बताएंगे। इस सवाल का जो जवाब दिया है, सही जवाब दिया है किशनवीर ने। ठीक है, बुवाई के समय में हम आपकी सरसों की फसल में DAP या SSP, आपका पोटास, जिंक और सल्फर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपका सरसों में जो पोटास है, हम लोग किसान भाई पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं ज़्यादातर सरसों की फसल में, जबकि सरसों की फसल में पोटास का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पोटास हमारे दाने को चमकदार बनाती है, पानी सोखने की क्षमता अधिक रखती है, आपकी उत्पादकता को अधिक बढ़ाती है, और आपका सल्फर है उसमें तेल की मात्रा, जो आप लैब की बात करते हैं तो उसमें तेल की परसेंटेज अधिक होती है। सल्फर के प्रयोग से रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और सूखा सहन करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसलिए जो इसमें जो जवाब दिया है वो कृष्णवीर ने पूरा जवाब दिया है। कृष्णवीर के लिए जोरदार तालियां बजाइए, इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए इनको किसान कप से नवाजा जाता है। और लोगों को भी नवाजा जा सकता है अगर वो चाहें और जवाब दें। दोनों हाथों से सम्मान लीजिए, दोनों हाथों से सम्मान लिया जाता है। जोरदार तालियां एक बार।
बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। बैठिए, और भी लोगों से सवाल पूछेंगे, लेकिन हम अपने विशेषज्ञों से कहेंगे कि और भी विस्तृत जानकारी हमारे इन कृषकों को दीजिए, ताकि इनके जीवन में, इनकी किसानी खेती में काम आए और ये बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए, आप जब भी किसी भी फसल में किसी भी उर्वरक का प्रयोग करें, सबसे पहले ये विशेष ध्यान रखें कि आपके पास जो भी सॉइल टेस्टिंग लैब है आपके आसपास, उसमें अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, जिससे आपको ये मालूम पड़ सके कि हमारे मिट्टी में किस तत्व की कमी है। क्योंकि हम लोग जो देते हैं, किसान भाई जो भी उर्वरक दे रहे हैं, 2 उर्वरक देते हैं, एक डीएपी और एक यूरिया। पोटास तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग देते हैं, जो आलू के किसान हैं वही पोटास का प्रयोग करते हैं। तो एक पोटास भी हमारी फसल के लिए बहुत जरूरी तत्व है। इसलिए मेरा निवेदन किसान भाइयों से है कि पोटास अपने खेतों में प्रयोग करें, क्योंकि हमने आगरा डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी मिट्टी चेक कर रहे हैं, ज़्यादातर मिट्टियों में पोटास की, जिंक की, सल्फर की, इनकी कमी आ रही है। इसलिए आप जो भी फसल है, गेहूं है या सरसों है, आलू है, उसमें पोटास, जिंक, सल्फर का प्रयोग जरूर करें। तो देखिए, हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। जोरदार तालियां तो उनके लिए बनती हैं। जो जानकारी आपके खेती किसानी में आपके काम आएगी, वो जानकारी लगातार इस मंच पर आपको दी जा रही है, इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। और भी सवाल आपके सामने रखते हैं, बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा किसान जवाब दें, ताकि आपका जो जानकारी है वो और किसानों तक पहुंच सके, पूरे देश के किसान आपको देख सकें। तो सरसों बुआई का सही समय क्या है, ये आपको बताना है। सरसों बुआई का सही समय क्या है, ये आपको बताना है। और हाथ यहीं से उठ रहे हैं, तो इसलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, इन बुजुर्गों से शुरुआत करते हैं। आइए जरा आपसे शुरुआत करते हैं। नाम बताइए पहले अपना। श्रीचंद ओझा। श्रीचंद ओझा जी, बताइए क्या सही समय है? 25 सितंबर से 10 अक्टूबर। 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक सही समय है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, बैठिए। श्रीचंद ओझा जी, आप जरा बताइए, नाम बताइए पहले अपना। रामवीर सिंह। रामवीर जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, सरसों की बुवाई के लिए तापमान की जरूरत अधिक होती है। ये 33-34 तापमान 20 सितंबर 25 सितंबर जब भी हो जाए, जब भी बो दो, और 10 अक्टूबर तक बो दो। रामवीर जी बैठिए। तो देखिए, रामवीर जी ने और विस्तृत रूप से जानकारी दी, आप भी देना चाह रहे हैं, जल्दी से नाम बताइए पहले अपना। गुलाब सिंह। हाँ, गुलाब जी बताइए। वैसे तो यहाँ टाइम हुए हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर लास्ट, और वैसे हकीकत में मध्य में जाना चाहिए, लास्ट वीक मतलब जब सितंबर को, लास्ट पहला अक्टूबर को। चलिए गुलाब जी बैठिए। और भी लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं, यहाँ से बताना चाह रहे हैं, ऐसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेश कुमार। हाँ, वीरेश कुमार जी बताइए। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सरसों की बुवाई। 2 अक्टूबर तक सरसों की बुआई की जा सकती है, वीरेश जी बताना चाह रहे हैं। ठीक है वीरेश जी बैठिए। वीरेश कुमार बैठिए। और भी देखिए, कुछ लोग हैं जो बताना चाहते हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी समझते हैं। आइए जरा आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए जरा। मेरा नाम धन सिंह। हाँ धन सिंह जी बताइए। 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक लाई की बुआई का समय सही है आपके अकॉर्डिंग। बैठ जाइए। और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी समझते हैं कि उनके पास क्या है जानकारी। हर कोशिश वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले। श्रीमान अचल सिंह। अचल सिंह बताइए। हाँ, क्या? ये निर्भर करता है तापमान पे। अगर तापमान सही है तो हम बुवाई कर सकते हैं सरसों की। अगर तापमान अधिक है, सरसों की बुवाई कर दी तो उसमें नुकसान होता है। अक्टूबर हो या सितंबर हो, तो क्या जनवरी में बो देंगे क्या? जी नहीं, फिर तापमान को देखा जाता है, और तापमान जब बोलेगा कि हाँ भाई हमारी सरसों की फसल के लिए ठीक है ये, तो इस तापमान को तकरीबन 31-32 तापमान कैसे बोलता है? 31-32। अच्छा, 31-32 होना चाहिए। 33। हाँ ठीक है। अचल सिंह बैठिए। तो चलते हैं हमारे, और भी अगर कोई साथी जवाब देना चाहता है तो हम उनसे जान सकते हैं। एक हाथ पीछे से उठ रहा है, अंतिम पंक्ति से उठ रहा है, तो उन तक भी हम पहुंचते हैं, उनसे भी जानते हैं। एक युवा है, युवा किसान, इनसे भी जान लेते हैं। जरा आप बताना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हाँ प्रवीण बताइए। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सही बुआई करने का समय है।
ठीक है, चलो बैठ जाओ। कोशिश तो की कम से कम इस युवा किसान ने। आप भी कोशिश कर सकते हैं। किसी पे हंसना आसान होता है लेकिन बताना बहुत मुश्किल होता है। उसने वो कोशिश तो की, काबिले तारीफ है। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं क्या है इसका सही समय और किसने दिया है सही जवाब। किसको किसान कब से नवाजा जाए? देखिए, जवाब तो लगभग सभी किसानों ने सही दिया है, लेकिन जो सही जवाब है वो रामवीर सिंह जी ने दिया है। जब हमारा टेम्परेचर 32-33 से कम हो जाता है और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच जब भी जिस समय हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा उस समय हम अपनी इसकी मस्टर्ड की सोइंग कर देते हैं। तो रामवीर जी आइए, जोरदार तालियां सबसे पहले रामवीर जी के लिए बजा देते हैं, उनको कब दे देते हैं और उसके बाद आपको बेहतर जानकारी हमारे विशेषज्ञ देंगे। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। सही जवाब रामवीर जी ने दिया और वो किसान कप के हकदार बन गए। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञ इस प्रश्न का सही जवाब और सटीक जवाब के साथ साथ बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों को देंगे। इस उम्मीद के साथ चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। देखिए, हम लोग ना, ये किसान लोग जितनी सरसों की फसल में थोड़ी जल्दीबाजी करते हैं, टेम्परेचर को नहीं देखते हुए अपनी सोइंग कर देते हैं और उस समय आप देखते हैं कि टेम्परेचर अधिक होता है तो बरसात हो जाती है, हमारी सरसों मारी जाती है। ठीक है, ये आप हर साल देखते हैं कि सरसों की 1 से 2 बार बुवाई किसान भाई कर रहे हैं। जब भी आप अपना बरसात ना हो, टेम्परेचर लगभग 30 से कम जिस समय हो उस समय आप सरसों की बुवाई करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो सरसों में आप लोग विशेष ये ध्यान रखें, जब भी हमारा टेम्परेचर 30 से कम आ रहा है उस समय अपनी बुवाई करें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम में कितना परिवर्तन होता जा रहा है। अब जितनी भी आपकी फसल टाइम अब खिसकता जा रहा है फसलों का, जैसे जो टाइम पहले रहता था, पहले आप देखते थे लोग 15 सितंबर से बुवाई शुरू कर देते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं टेम्परेचर के कारण। जब भी हमारा टेम्परेचर कम हो उसी समय हमें इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए आपको बुआई करनी है, ये विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आपकी खेती के लिए बहुत बेहतरीन जानकारी आपको इस मंच पर लगातार दी जा रही है। और भी प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, बहुत गौर से सुनिए प्रश्न, और अगर प्रश्न सही दे पाते हैं उत्तर आप, तो किसान कप के हकदार आप बन जाएंगे। इसलिए बहुत गौर से सुनिए और बहुत ही उत्साह के साथ जवाब दीजिए, बहुत ही ईमानदारी के साथ बेबाक होकर जवाब दीजिए। बिल्कुल भी घबराने की इस मंच पर जरूरत नहीं। ये मंच आपको इजाजत देता है बोलने की, बताने की, आपकी जानकारी और लोगों तक पहुंचाने की। इसलिए हम प्रश्न रखते हैं आपके सामने, सरसों में चेपा हेतु उपचार क्या है? सरसों में जो चेपा लगता है उसका उपचार कैसे करते हैं आप लोग, वो आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और बताइए, सरसों में चेपे के उपचार के लिए आप लोग क्या करते हैं? और हाथ पीछे से उठाए एक युवा किसान का, तो सबसे पहले उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और समझते हैं कि उनका उत्तर क्या है। तो इसलिए हम सबसे पहले पीछे आ जाते हैं और ये देखिए, युवा किसान नजर आ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम देवेश कुमार है। देवेश, क्या करते हैं? चैंपा की जो चैंपा आता है फर्स्ट ग्रेड में, अगर आपको पता चल जाता है तो आप नीम की निबोरी होती है या नीम के पत्ते होते हैं उनको स्प्रे कर सकते हैं, उससे चैंपा चला जाता है। अच्छा, आप भी किसान हैं? हाँ, ठीक है। युवा किसान है, क्या करते हैं? किसानी किस तरह की करते हैं? किसान हम आलू करते हैं, गेहूं करते हैं, लाया, बाजरा, सरसों सब कुछ करते हैं। देवेश नाम है? देवेश नाम है मेरा। देवेश बैठिए। तो देखिए, और भी कोई बताना चाहता है कि चेपे का उपचार कैसे किया जाता है तो जल्दी से बता सकता है। क्या नाम है आपका? बने सिंह है मेरा नाम। हाँ? बने सिंह। बने सिंह, क्या करते हैं? खेती, दाई की, आलू की, गेहूं की, बाजरा की। तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं हमारे किसान, खेती से जिंदगी बदली, अब तकनीकी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? बदल रहे हैं, तो हम पे देख रहे हैं जैसे कर रहे हैं काम है, जैसे देख रहे हैं वैसे कर रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं। चलिए बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है? देखिए, गुलाब सिंह बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है खड़े हो जाइए। चेपे का इलाज, चेपे के इलाज का हम तो पहले स्प्रे तो कोई करी ना है, लेकिन कोई शिकायत आम होते तो जो प्राइवेट दुकान में दवाई लिया तो स्प्रे कर देते बाकी। ठीक है, बैठिए। आप भी बताना चाह रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धन सिंह। हाँ, धन सिंह, बताइए। ये नीम की पत्ती और मठा में गलाकर इसकी स्प्रे करवाएं, 4 दिन गला लें उसे, इसके बाद में उसका छिड़काव कर दें, ठीक है, खत्म हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, धन सिंह भी जवाब दे रहे हैं और भी कोई किसान जवाब देना चाहता है, और वो किसान जो लगातार किसान कब से सम्मानित हो चुके हैं, हम उनको मौका नहीं देते बल्कि उनको मौका देते हैं जो अभी तक सम्मानित नहीं। जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हरिओम। हाँ, हरिओम, बताइए। चैंपा के लिए ये मुझे पता है, आपको पता है, दुकान पर से दवा आती है। कौन सी दवा आती है? चलिए, कोई कई तरह की है, वो चैंपा के लिए बाद छिड़काव करते हैं, नहीं तो फिर नीम की पत्तियों वो गला के
उनको छिड़काव कर दें, उससे भी नीम की पत्ती गला के उसका छिड़काव भी कर देते हैं। वो- हरिओम, बैठिए। तो देखिए, और भी कोई किसान अगर बताना चाहता है तो हाथ उठा सकता है, और नहीं बताना चाहता तो आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ, और वो साथी ये भी तय करेंगे कौन है किसान कप का हकदार। देखिए, जवाब जो नीम के पत्तियों का दिया है ये एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ जाना चाहिए था। वैसे जो सबसे सटीक जवाब दिया है वो देवेश ने दिया है, तो किसान कप जो है उनको सम्मानित किया जाए। देवेश आइए, जोरदार तालियां देवेश के लिए बजाइए। देवेश ने दिया है सही जवाब, और सबसे पहले जवाब, ये हिम्मत जुटाई उन्होंने, और युवा किसान हैं आप, दोनों लोगों के लिए भी प्रेरणा है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बन गए। चलते विशेषज्ञों के पास और बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। देखिए, जो सरसों की फसल है, सरसों की फसल में ये देखने में आता है कि जैसे ही तापमान कम होना शुरू हो जाता है तो उस समय हमारा माहू, या जिसको आप लोग चैपा कहते हैं, ये कीट आपको दिखाई देगा। और ये ज़्यादा अगर इसकी तादाद बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपकी फसल को करता है, क्योंकि फूल, फल और जो फली है उस पे दोनों पे ही इसका संक्रमण रहता है। और कई रंग का ये आपको दिखाई देगा, हल्के हरे रंग का दिखाई देगा, पीले रंग का भी हो सकता है, या काले रंग का भी हो सकता है। और ये जब संक्रमण करता है तो खुरच करके जब तने को खाएगा तो उस जगह ब्लैक मोल्ड नाम की फफूंदी जो है विकसित हो जाती है, यानी कि काला काला वो हिस्सा आपको दिखाई देगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जब वो आपको दिखाई दे उसी समय आप नीम की निबोली या नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उसे छान लें, और छानने के बाद में उसका आप पानी में घोल बना करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी तादाद ज़्यादा हो रही है और आपको ऐसा महसूस होता है कि इसका नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है, तब आप उसमें किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें इसके लिए सबसे अच्छा जो है इमेडाक्लोरोपिड 17.8% SL का आता है, उसका आप प्रयोग करिए। ये भी आपको 0.5 ml का प्रयोग करना है, यानी कि 0.5 ml का घोल बनाने के लिए आपको 100 लीटर में केवल 50 ml दवा का प्रयोग करना है, और उसी से उस जो चैपा कीट है उसका नियंत्रण हो जाता है। बाकी किसी भी कीट की ऐसी कोई समस्या देखने में नहीं आती है। हाँ, एक दो रोग जरूर फसल में आते हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो देखिए, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और लगातार जो प्रश्न उत्तर हम लगातार कर रहे हैं आपके बीच, एक बार फिर उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न आपके सामने रखते हैं और आपसे जानते हैं कि कितनी है आपको जानकारी। तो सुनिए, आपसे पूछते हैं सरसों में तना गलन रोग का उपचार क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सरसों में तना गलन रोग का उपचार क्या है, ये आपको बताना है। तो तना गलन रोग का उपचार कैसे आप लोग करते हैं, ये आपको बताना। जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और बताइए कि सरसों में तना गलन रोग का उपचार आप लोग कैसे करते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि वो लोग हाथ उठाएं जिन्हें अब तक किसान कप नहीं मिला, ताकि वो भी सम्मानित यहां हो जाएं इस मंच पर। और देखिए, हाथ उठ चुका है, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि तना गलन रोग का उपचार क्या है। नाम बताइए पहले अपना। अचल सिंह। यूरिया खाद ज्यादा देने से होता है, उसका कम से कम और फसल में प्रयोग किया जाए। और पहले भी मैंने बताया था, सल्फर DAP का इस्तेमाल किया जाए, और यूरिया का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तना गलन रोग फसल में आता ही नहीं है, सरसों की में। ठीक है, बैठिए। अचल सिंह ने बताया। देखिए, और भी किसान हैं जो बताना चाहते हैं, उनके पास हम चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं, और वो ये हैं। आइए जरा आपसे समझते हैं, पहले नाम बताइए। वीरेश कुमार। वीरेश जी बताइए। ये ज्यादा पानी से ही वो होता है, और ज्यादा पानी के कारण ही इसमें जैसे DAP और उसे
उर्वरक और वगैरह कम डालते हैं, इसलिए होता है। उपचार कैसे करते हैं इसका? उपचार होता ही नहीं है, ये ज्यादा पानी कैसे अंदर घुसेगा उपचार करने के लिए? चलिए बैठिए वीरेश जी। तो देखिए और लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या है उनके पास जानकारी। कुछ और लोग मुस्कुरा रहे हैं, जरा ये आप बताइए, जरा खड़े हो जाइए, क्या छिपा रहे हैं? नहीं, छिपा कुछ नहीं रहा, लेकिन इसके विषय में जब जानकारी नहीं है कि मेरा नाम पुष्कर सिंह है। पुष्कर सिंह क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। किस तरह की खेती करते हैं? अब खेती यहाँ 3 प्रकार की होती है, आलू, सरसों और गेहूँ। ये यहाँ के जो मौसम के अनुसार जो खेती होती है, आप जो पूछ रहे हैं, ये 3 ही खेती होती है, आलू, सरसों और गेहूँ। ठीक है, बैठिए बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तना गलन रोग के बारे में? देखिए गुलाब सिंह, ये भी एक किसान है जो बार बार प्रयास कर रहे हैं, बताइए। हाँ, गुलाब सिंह बोल रहा हूँ। जैसे पानी खेतों में ज़्यादा लग जाता है, ये लोग कह रहे हैं कि मतलब उपचारू ना है। अगर पानी ज़्यादा लग जाता है तो बाग को इंतजाम चाहिए कि 15-20 किलो यूरिया में सल्फर मिला के तुम रख दो। और किसान को बेटा तो जगह पानी में चले जाओ चलता है आराम से। बिल्कुल अपनी खेती बचाइए। अगर ज़्यादा पानी लग जाता है तो या तो निकाल दें, निकाल भी की कोई सुविधा ना है रही तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, यूरिया में मतलब सल्फर मिला के और फेंक देते हैं। ठीक है, सल्फर मिलाकर फेंक देते हैं, उसी से तनागलन रोग का उपचार आपके अकॉर्डिंग हो जाता है। कोई और भी बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। एक युवा किसान देखिए बताना चाहते हैं। बॉबी नाम है मेरा। हाँ वो भी बताइए, जरा तेजी से बताइए ताकि आवाज वहां तक जाए। और अमीडा, दोबारा बताइए। मैनकोजाइम और अमीडा। मैनकोजाइम और अमीडा, इसको लगा दो, तनागलन रुक जाएगा। इसको लगाने से तनागलन रोग खत्म हो जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वो भी बता रहे हैं। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। और अगर नहीं बताना चाहता तो हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों, हमारे किसानों को बताएंगे। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही और सटीक जवाब, कौन है किसान कब का हकदार। अब चलते हैं विशेषज्ञों के पास। देखिए इस बार किसी भी किसान बंधु के द्वारा कोई भी सही जवाब नहीं दिया गया तो किसान कप से तो नहीं नवाजा जा सकता। दूसरा, जो हमारे किसान बंधु हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञानता इतनी है, यहाँ ऐसा महसूस होता है कि जैसे खेती बहुत लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन अज्ञानतावश उनको कोई जानकारी नहीं है, सीधे सीधे जो है। लेकिन फिर भी किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। देखिए हमारे जब भी हम सरसों बोते हैं तो सरसों के बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है। एक फफूंदी होती है स्क्लेरोसिया स्क्लेरोटियम, उसके द्वारा ये जो रोग है आपकी फसल में पहुंचता है। और जिसको आप लोग, जब फसल हमारी खड़ी है इस समय आप देखेंगे खेत में कुछ पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, जिसको आप लोग उकटा रोग बोलते हैं। यही हमारा तना और जड़ गलन रोग है। इसका नियंत्रण जो है आप उसी समय कर सकते हैं जिस समय आपको बीज उपचार करना है। और बीज उपचार करने का तरीका बहुत आसान होता है। 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर आप ले लीजिए और उससे 5 किलो बीज को प्रति किलो बीज को आपको उपचारित कर देना है। यानी कि 1 किलो बीज में मात्र 4 ग्राम और 5 किलो, जैसे आपको सरसों 1 हेक्टेयर में बोनी है तो 20 ग्राम आपका ट्राइकोडर्मा पाउडर लगेगा। जैविक होता है। और जैविक विधि क्या होती है कि एक बार जब सतत प्रक्रिया होती है, एक बार जब आप उपचारित कर देंगे तो वो आपका पूरी फसल को निकाल ले जाएगा और ऐसी समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। फिर भी यदि आपको खेत में दिखाई देता है कि सरसों में उकटा रोग आ रहा है, या जो पिछले साल आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में जनपद आगरा में सरसों का नुकसान हुआ और ये रोग 90% तक आपकी फसल में फैल जाता है, तो इसके लिए 1% से लेकर के 2% कार्बनडाजिम जो हमारा अंतःप्रायी फफूंदी नाशक है उसका घोल बनाइए। और 2% या 1% का घोल बनाने का मतलब ये होता है 100 लीटर पानी में अगर आप 1 किलोग्राम पाउडर को घोलेंगे तो वो 1% का घोल कहलाता है। अगर 2% का घोल आपको बनाना है तो उसके लिए 2 किलोग्राम मात्रा को आपको 100 लीटर पानी में घोलना होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें अगर खेत में उकटा दिखाई दे रहा है और आपको सफ़ेदपन दिखाई दे रहा है, तने के ऊपर सफ़ेदपन दिखाई दे रहा है, तो आपको घोल बना करके उस समय छिड़काव करना चाहिए। ये जरूर बात है कि सरसों में छिड़काव करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, लेकिन फसल को बचाने के लिए आपको ऐसा करना होगा। और आजकल तो ड्रोन तकनीक जो है पूरे हमारे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी कर दी गई है और 75% तक सब्सिडी भी उसके ऊपर है। तो ड्रोन के माध्यम से भी आप छिड़काव करा सकते हैं और बहुत सस्ता पड़ता है। 5-7 मिनट में आपके खेत की 1 एकड़ खेत में वो स्प्रे भी कर सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें
कि आपको ये ऐसे नहीं आ रहा है, कोई भी रोग आएगा अगर आपकी फसल में तो कोई ना कोई उसका कारक होता है, और यहाँ है स्क्लेरोसिया स्क्लेरोटियम नाम की फफूंदी। तो देखिए जानकारी आपको दी जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि आप किसान कब पाएं, यहां आएं और आपका सम्मान किया जाए, लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बार हम प्रश्न रखते हैं, कोशिश कीजिए और उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग सभी जवाब दें ताकि आप किसान कप के हकदार बने। तो देखिए हम आपके सामने एक और प्रश्न रखते हैं और यह मंच आपको बेबाकी से बोलने की इजाजत देता है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो आपको लगे वो जानकारी आप साझा कर सकते हैं। तो इसलिए पशुओं का संतुलित आहार क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बताना है पशुओं का संतुलित आहार क्या है, पशुओं का संतुलित आहार क्या है ये आपको बताना है। और देखिए वही युवा, वही बच्चा बार बार हाथ उठा रहा है पीछे से, वो कोशिश कर रहा है और लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। उनसे ही हम जानते हैं, उसी बच्चे से हम शुरुआत करते हैं, उसी से समझते हैं कि पशुओं का संतुलित आहार क्या है। ये हाथ उठा रहे थे आप, आइए जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हाँ प्रवीण बताइए। पशु के लिए सूखा चारा वाह, हरा चारा वाह, सांद्र चारा आहार जरूरी है। ये जरूरी है, ठीक है प्रवीण बैठिए। तो प्रवीण ने कोशिश की है और बताया कि कौन सा चारा वहां उनके पशुओं के लिए जरूरी है। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी आप बताना चाह रहे हैं, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। जयपाल सिंह। हाँ जयपाल बताइए। पशु का संतुलित आहार 2% खनिज लवण, 1% सेंधा नमक संतुलित आहार है। ठीक है बैठिए। तो देखिए जयपाल भी बता रहे हैं, जो यहाँ किसान हैं, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठाए। पशुओं का संतुलित आहार क्या है ये आपको बताना है। आप बहुत देर से सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है आप बताना चाह रहे हैं, आप ही बताइए, नाम बताइए। गुलाब सिंह। गुलाब जी सामने देखिए और बताइए। हम तो मतलब सर ऐसा करते हैं मतलब कि सर्दियों में बरसी वगैरह वगैरह मिला के और खल बनौले और गुड़ की मात्रा वो खवा देते भाई। और ये अजयपाल भाई साहब ने बताई का है, ये लवण खनिज लवण तो ये जरूरी है। कैल्शियम में कमी आमत है आजकल मतलब के जे खड़ी होते का है, ये थोड़ी ही डालनी चाहिए, लेकिन आजकल की बहुबेटी भी ना यूज कर। ठीक है बैठिए। तो देखिए और भी कोई बताना चाहता है पशुओं का संतुलित आहार क्या है, और अगर नहीं बताना चाहते तो हम आपसे पूछते हैं, हम आपको खड़ा करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या है आपको जानकारी। सर आप आइए। नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। तो पशुओं का संतुलित आहार नहीं मैं पता? ना भैंस बांधी हुआ तक। क्या बांधा? कच्चू ना वैसी देख बार पे। खेती क्या करते हैं? खेती ना करते हुए। अच्छा आप बहुत मुस्कुरा रहे थे ना, मुझे लगा आप छिपा रहे थे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं। विशेषज्ञ बताएंगे कि पशुओं का संतुलित आहार क्या है, और साथ ही ये भी तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है इस मंच पर, किसको किसान कप से नवाजा जाए। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो 2 लोगों ने जो है आंसर दिया है, उसमें से अगर कप विजेता की अगर बात करें तो गुलाब सिंह जी हैं। इन्होंने जो है संतुलित आहार में नमक और खनिज मिश्रण के साथ साथ इन्होंने जो है बिनौला और अन्य खलियों की भी जानकारी दी है। तो ये जो विजेता हैं श्री गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी आइए, जोरदार तालियां गुलाब सिंह जी के लिए बजाइए। और कोशिश लगातार गुलाब सिंह कर रहे थे और कोशिश इनकी कामयाब हुई है। देखिए ये सम्मान के अधिकृत बने हैं, जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बैठिए, बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। और अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि सही और सटीक जानकारी हमारे दर्शकों को इसी से जुड़ी हुई दीजिए ताकि वो अपने पशुओं को संतुलित आहार दे सकें। देखिए साथियों, जहां पशुपालन की बात आती है वहां संतुलित आहार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप लोग देखते होंगे कि आप जो है पशुओं का आहार चारा जो विभिन्न कंपनियों के और आप मार्केट से बहुत महंगे आप जो है बहुत कीमत में आप लोग खरीद के ला रहे हैं। इसमें तुम्हारे घर के गेहूं हैं, तुम्हारे घर के जौ हैं, तुम्हारी सरसों की खलियां हैं, ऐसे पदार्थ जो तुम्हारे खेतों में पैदा हो रहे हैं, तुम्हारे घर में पैदा हो रहे हैं। बस सिर्फ है क्या है कि कंपनियों ने उनके जो ट्रेडमार्क्स हैं, जितनी निर्धारित मात्राएं हैं वो मात्राएं उनमें जो है दी हैं। इसकी जानकारी यदि आप लोगों को भी होगी तो आप लोग भी ये महंगा जो दाना दलिया खरीदने से बचेंगे। देखिए पहले तो संतुलित आहार है क्या? संतुलित आहार जो पशुओं को दिया जाने वाला वो आहार है
जिससे पशुओं के संपूर्ण विकास में कार्य करता है। अगर पड़िया या बछिया है तो उनकी वृद्धि के लिए, अगर गर्भित पशु है तो उसके गर्भ की वृद्धि के लिए, दुधारू पशु है तो उसके दूध उत्पादन के लिए संतुलित आहार बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब संतुलित आहार बनता कैसे है, जैसे कि अभी गुलाब सिंह जी ने भी आंसर दिया, उधर पीछे जयपाल सिंह ने भी बताया था। देखिए सबसे पहले है क्या है कि इसमें अगर आपको 100 किलोग्राम संतुलित आहार बनाना है, 100 किलोग्राम संतुलित आहार के लिए इसमें 33% अनाज या खाद्यान्न फसलें, जिसमें तुम्हारा मक्का है, गेहूं है, आपका बाजरा है, जो भी आपके यहाँ खाद्यान्न फसलें जो होती हैं, अनाज 33% लेना है। इसके साथ दूसरी जो मात्रा है वो 35% आपको चुनी चोकर लेनी है, जिसमें आपके गेहूं का चोकर है, आपके जो है दलहनी फसलों के जो चोकर हैं, 35% मात्रा आपको चोकर की लेनी है। इसी के साथ जैसे कि आज का जो कार्यक्रम है उन्नत जो है सरसों उत्पादन पे, तो सरसों की जहाँ बात आती है तो सरसों में तेल के बाद में जो बचता है वो क्या है, खली। तो वो खली आपको जो है 30% आपको खली लेनी है। खली अगर आपके पास सरसों की उपलब्ध है, आपके पास में मूंगफली की उपलब्ध है, आपके पास में सोयाबीन की उपलब्ध है, जो भी खली आपके पास उपलब्ध है उसकी आप 30% मात्रा ले लीजिएगा। इसी के साथ आप 2% खनिज लवण, जो भी एरिया स्पेसिफिक जो आपको सुगमता से मिल जाए। खनिज लवण क्या है, जिसमें आपके कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तांबा है, जस्ता है। इसी के साथ 1% नमक। अब जो है 33% अनाज, उसके बाद में 35% जो है चोकर, और उसके बाद में 30% खली, 2% खनिज मिश्रण और 1% नमक मिलाकर ये 100 किलोग्राम जो है दाना आपके लिए, आपके पशुओं के लिए ये तैयार हो गया। अब देखिए किसान भाइयों, इसको क्या है, संतुलित आहार को जो पशुओं को किस प्रकार से देना है। देखिए अगर आपके पास हरा चारा उपलब्ध है और सूखा चारा उपलब्ध है, तो जो सूखा चारा और हरा चारा जो देते हैं वो पशु के बॉडी वेट का 2% देते हैं, 2 से 2.5%। अगर गाय है तो उसे 2% और अगर भैंस है तो उसे 2.5%। आप ये मानिए कि अगर गाय 400 किलोग्राम वजन की है तो वो ड्राई मैटर लेगी, शुष्क पदार्थ जो लेगी वो 8 किलोग्राम की आवश्यकता उसे होगी, और अगर भैंस है तो उसे 10 किलोग्राम ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी। उसमें से एक तिहाई आपको जो है संतुलित राशन देना है, जो अभी आपको हमने जो बताया था। अगर इस तरह से आप अगर पशुओं को दाना दलिया खिलाते हैं तो आप ये देखेंगे बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। और जहाँ जैसे बांझपन जैसी समस्याओं से आप आज हमारा जो किसान हैं, पशुपालक हैं, बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। आप देखिए जहाँ बांझपन की बात आती है तो बांझपन देखिए 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी बांझपन और एक स्थायी बांझपन। देखिए अस्थायी बांझपन अगर बात करें तो अस्थायी बांझपन 90% से पशुओं में अधिक होता है। स्थायी बांझपन की अगर बात करें, सिर्फ जो है स्थायी बांझपन जो है 1-2% ही ये देखने को मिलता है। इसके लिए जो संतुलित आहार है, खनिज लवण है, बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत अच्छा साबित हो रहा है। तो देखिए लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि संतुलित आहार कितना जरूरी है हमारे पशुओं के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए। लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस जो सिलसिला इस वक्त यहां चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं। अब हम एक योजना से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछेंगे और सही जवाब आप देते हैं तो आप जानेंगे कि किसान कब से आपको नवाजा जाएगा। तो इसलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, उससे क्या फायदा आपको होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से आपको क्या लाभ होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए देखिए हाथ पीछे से उठ रहा है और आगे से भी उठ रहा है, तो इसलिए आगे से ही शुरुआत कर लेते हैं, आगे से जान लेते हैं। नाम बताइए पहले। श्रीचंद ओझा। श्रीचंद ओझा जी, अब याद हो गया मुझे, जी बताइए। ऐसा है कि जितनी रासायनिक खाद प्रयोग हो रहे हैं हमारे मिट्टी जो है कमजोर होती जा रही है जी। तो इसके लिए कंपोस्ट खाद और उनका अधिक सेवन होगा। मृदा परीक्षण कराया जाएगा, उसमें किस किस तत्व की कमी है, जिंक की कमी है या सल्फर की कमी है, उसके हिसाब से उसका वो होगा और वो खाद डाली जाएगी, तब जो है पैदावार अच्छी होगी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना के बारे में, योजना के बारे में बताइए। और योजना तो सब पता होना है। ठीक है, बैठिए। तो श्रीचंद ओझा जी बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में तो वो बता सकता है, जल्दी से हाथ खड़ा कर सकता है। आप जरा खड़े हो जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम धन सिंह। धन सिंह बताइए। देसी खाद डालेंगे खेत में तो उससे ज्यादा केचुआ पैदा होंगे, तो उससे मतलब ये है कि पैदावार की वो होगी ज्यादातर। चलिए बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है ये बताना चाहते हैं। हालांकि पहले ही ये सम्मानित हो चुके हैं लेकिन फिर भी इनसे जान लेते हैं। कृष्णवीर सिंह। मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है जो हमारी मिट्टी की सही जांच और रिपोर्ट देता है, जिसमें हम जानते हैं कि 16 या 17 पोषक तत्व हमें मिट्टी में मिलते हैं, तो 12 हमें नेचुरली मिल जाते हैं। 4 पोषक तत्व होते हैं जो हमें मिट्टी में डालने पड़ते हैं। जब स्वास्थ्य कार्ड में जब हम मिट्टी की अपनी की जांच करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमारी किस तत्व की कमी है, तो उस तत्व को हम जमीन में डालकर उसकी पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी कोई बताना चाहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या नाम है आपका? बताओ। मेरा नाम गीता हूँ। हाँ गीता हूँ। बताइए जरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए। ना जानता था। ठीक है, तो देखिए और भी कोई बताना चाहता है तो वो बता सकता है, और नहीं बताना चाहता तो बताएंगे हमारे विशेषज्ञ आपको कि क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और साथ ही वो ये भी बताएंगे कि किसने दिया है सही जवाब और नहीं दिया है तो ये भी वही तय करेंगे। कृष्णवीर सिंह जी ने सही जवाब दिया है और वो कप के विजेता हैं। कृष्णवीर जी। कृष्णवीर जी आइए, जोरदार तालियां के लिए बजाइए। और ये सही जवाब लगातार दे रहे हैं और किसान कप के हकदार बन रहे हैं। आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। तालियां जोरदार बजाइए जरा। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। बैठिए आप और हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो बेहतर जानकारी इस योजना की हमारे किसानों को और हमारे दर्शकों को देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आगरा क्षेत्र में अपनी जमीन की जो कंडीशन है वो बहुत खराब होती जा रही है। उसकी भी वजह हम किसान भाई हैं, अत्यधिक डीएपी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी खेत की जो उर्वरकता क्षमता है वो एक तरह से कम होती जा रही है। आज बहुत से खेत हैं जो बंजर होते जा रहे हैं। आप देखते होंगे आपकी जमीन पर ठोस परत सी जम जाती है या पानी आपके जमीन पानी नहीं सोख रही है, तो वो खेत सब बंजर की ओर चले जा रहे हैं। भारत सरकार और कृषि मंत्रालय ने एक योजना स्टार्ट की जिसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नाम दिया गया। ये योजना 19 फरवरी 2015 से शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसान भाइयों की जमीन का, किसान भाई की जमीन की जो मिट्टी होती है उसको एक वैज्ञानिक तौर पर एक लैब में जाके उसकी रिसर्च हो और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व उसको एक रिपोर्ट के आधार पर मिले। किसान भाई जो भी अपनी फसल करना चाहता है उसके आधारित उसको रिपोर्ट मिले। किसान भाई जब भी अपनी फसल काट लेता है उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए जरूर अप्लाई करे, अपनी मृदा की जांच जरूर कराए। आप मृदा की जांच कृषि विज्ञान केंद्र पे भी करा सकते हैं और आप मृदा की जांच किसी प्राइवेट एजेंसी पे भी करा सकते हैं। मृदा की जांच कराने से आपको क्या लाभ है?
मृदा की जांच अब जब आप कराएंगे तो जमीन में जो आपकी मिट्टी होती है उसमें 17 पोषक तत्व होते हैं। हर फसल को अलग अलग पोषक तत्व की जरूरत होती है। जब आपको पता चलेगा आप ये फसल करना चाह रहे हैं और इसको इस पोषक तत्व की जरूरत है तो आप उसको उचित मात्रा में वो पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगे। जब आप पोषक तत्व उपलब्ध अधिक मात्रा में होगा और अच्छी तरह से खेती के लिए उपलब्ध होगा तो आपकी आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी और आपकी लागत पे भी असर आएगा। आपका व्यय कम होगा और आय बढ़ेगी, जिससे आपकी आय में भी दुगनापन महसूस आपको खुद होगा। तो देखिए विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी आय बढ़ सकती है और किस तरह से आपकी मिट्टी मजबूत हो सकती है और वो अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो इसलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे लेते हैं और ये अंतिम सवाल इस मंच पर है, तो इसलिए आपसे जानते हैं मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए और बताइए कि मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं, जल्दी से बताइए और किसान कब पाइए। जी हाँ, बहुत सारे लोग बताना चाहते हैं लेकिन मन मन में सोच रहे हैं बताएं कि नहीं। आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है मिट्टी में कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कौन से तत्व पाए जाते हैं, आप बताना चाह रहे हैं। नाम पहले। श्री चंद ओझा। जी श्री चंद ओझा जी बताइए। जिंक, सल्फर, हाँ, कैल्शियम, हाँ, मैग्नीशियम, हाँ, सभी की आवश्यकता होती है मिट्टी में। हाँ, तभी मिट्टी मजबूत होती है। हाँ, तभी अच्छा उत्पादन दे पाती है। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है। और इस मंच पर ये अंतिम प्रश्न है, इसलिए बिल्कुल ना गवाएं ये मौका और बताएं कि मिट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व क्या हैं, कौन कौन से वो प्रमुख तत्व, जल्दी से बताइए और किसान कब पाइए। तो देखिए इस मंच पर हम अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं। नाम बताइए अपना जरा। रणवीर सिंह। हाँ रणवीर जी, आप बताइए। देखो जिंक है, फास्फोरस है और इन्होंने और बताई दिए हैं, बाकी के आगे का मैं बता रहा हूं। उनको कब देना है क्या? नहीं मैंने बताई दिए। नहीं, उससे आगे मैं बता रहा हूँ। जिंक है, इन्होंने बताई नहीं। फास्फोरस है और भी कई सारे लवण हैं जो इसके अंदर होते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहते हो तो आइए सर, आपसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? ये मैं पकड़ लूंगा तो मेरा नाम कुशलपाल सिंह है। मिट्टी में पहले नंबर पे तो गोबर की खाद होती है, ये होनी चाहिए। सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो होती है वो भी आनी चाहिए मिट्टी में, ये पोषक तत्व में। चलिए बैठिए। तो देखिए आप चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञ बताएंगे कि मिट्टी में प्रमुख तत्व क्या है और किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। इस सवाल का जवाब श्री ओझा जी ने सही दिया है। वैसे मैं भी यही चाहता था। हाँ जी। आप दूसरे वो भी सही है, दूसरे जो भी है ओझा जी को आप जब चिन्हित कर दिया तो कर दिया। हाँ, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आप प्रमुख तत्व हैं हमारे, आपको मिट्टी में 16 तत्व होते हैं कुल। पहले ओझा जी की घोषणा कर दीजिए, हाँ, हम इनको बुला लेते हैं। हाँ ठीक है, ओझा जी इस प्रश्न के विजेता हैं। आइए ओझा जी, जोरदार तालियां इन बुजुर्ग के लिए। लगातार कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिश कामयाब हुई है। हालांकि उनको उठने में भी दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे, बार बार उठ रहे थे। और वहां यहाँ सब लोगों के लिए वो प्रेरणा है कि कम से कम वो कोशिश कर रहे थे और कोशिश कामयाब हुई है। युवा भी नहीं बता पा रहे और उन्होंने बुजुर्गों ने बताया है और इसलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। इधर देखिए जरा, जोरदार तालियां तो बजाइए, कम से कम तालियां तो बजा ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए बैठिए, आपने सही जवाब दिया इसलिए आप किसान कप के हकदार बन गए हैं। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और विशेषज्ञों से कहते हैं कि वो इस पर अपनी जानकारी दें और साथ ही सभी विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि अपना अंतिम संदेश संक्षेप में जल्दी जल्दी सब लोग दे दें। जैसे कि आपको मालूम है मिट्टी में 17 तत्व की आवश्यकता होती है। 3 तत्व हमें वायुमंडल से मिल जाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और प्रमुख तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिन्हें हम NPK बोलते हैं। उसके बाद हमारे गौण तत्व आते हैं जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीज है। फिर हमारे आते हैं सूक्ष्म तत्व, जैसे बताया जिंक, मैग्नीज, कॉपर। इस तरह हमारे ये कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं। लेकिन किसान भाइयों को इसके विषय में कोई जानकारी भी नहीं है किसी को? कोई नहीं है। किसान भाइयों को इस चीज की जानकारी रहनी चाहिए कि हम अपनी फसल में कौन सा तत्व दे रहे हैं। और
जो हम बात करते हैं मृदा जांच की, मृदा जांच से यही मालूम पड़ता है हमें कि हमारे खेत में किस तत्व की कमी हो रही है। हम लोग क्या है, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वो भी हमें विटामिन वगैरह लिखता है, हम लोग अपना ले लेते हैं। लेकिन ऐसे ही जैसे हमारा जीवन है, ऐसे ही मिट्टी है, मिट्टी में भी हर तत्व की आवश्यकता होती है, उसकी कमी होती है, उसको हमें पूर्ति करनी पड़ती है। जैसा हम लोग मिट्टी से सब लेते ही लेते हैं, देने के नाम पे हम दो चीज देते हैं, उसे एक यूरिया और एक फास्फोरस, और जरूरत है उसे 17 तत्व की। बाद बाकी हमारी मिट्टी में अब तत्वों की कमी होती जा रही है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, जिससे आपको ये मालूम पड़ सके कि हमारे खेत में किस तत्व की कमी है, और जिस तत्व की हमारी खेत में कमी है उसकी हम खाद के रूप में, रासायनिक खाद या हमारी कार्बनिक खाद के रूप में देके उस तत्व की पूर्ति करें करके और अपनी अधिक से खेती अधिक में आगे बढ़ें, उत्पादन ले विशेषज्ञ सकें। आपको समझा रहे हैं। अंतिम संदेश जल्दी जल्दी दे दीजिए सर। किसान भाइयों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जितनी भी सरकारी या वो भारत सरकार के द्वारा योजना हो या राज्य सरकार के द्वारा योजना हो, आप सभी उनके प्रति जागरूक बने और उन सभी का लाभ लें। आप लोग, अब खेती एक बिजनेस है, जितना आप उसमें अच्छा लगाएंगे, जितनी लागत लगाएंगे उतनी अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। इसलिए अपने मिट्टी की जांच करवा के और हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकें अपने खेत में। मेरा सभी किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आपके जो जनपद आगरा का कृषि विज्ञान केंद्र है उससे जुड़े और नई तकनीकी जितनी भी आ रही हैं उनको लें और उसी का लाभ लें, तभी आप एक सफल किसान बन पाएंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, जहां खेती के साथ पशुपालन की बात है तो आप लोग पशुपालन में थोड़ा जो उन्नत तकनीकियां जो हैं उनका आप लोग इस्तेमाल करें, और जिससे क्या है कि आपको दुग्ध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और समय अनुसार पशुओं का क्रमहरण कराते रहें, और तकनीकी जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहें और जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। आपको कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ने के लिए लगातार हमारे विशेषज्ञ प्रेरित कर रहे हैं। इस मंच पर हमारे विशेषज्ञ आपके साथ जुड़े, जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया अदा कीजिए। और इतने सारे किसान इस मंच पर जुड़े, अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा के शुक्रिया कीजिए। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए किसान प्रश्न मंच की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोरदार तालियां। तो इंडिया जश्न तो बनता है। महारानी इस कमरे में लाइट जला के पढ़ेंगी तो हमको नींद नहीं आएगा। कहाँ बुलाया इसको? हमारी रात चौपट करने के लिए। ये बताए हम कि रात कैसे चौपट होता है, दिखाए ट्रेलर। बाप रे बाप, यही पढ़ के टीचर बनेगी, बच्चे को गणित के सिवाय रोमांस सिखाएगी। रोमांस। अब बता भी दीजिए उस सस्ता इंसान का नाम जिसके संगत में आप भी सस्ता होते जा रही हैं। देखिए ससुराल झुमकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो महाकुंभ है, 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 कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 महाकुंभ 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 है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगत में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।